नमस्कार, मैं जाहिर रिमाइंड्स एजुकेशन में आप बीएड, एमएड और पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 जो 31 जनवरी 2021 को सीटेट ने लिया था। उसका भाग 1 सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलप एंड पेडालॉजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1 से लेकर 30 यानी कि 1 से लेकर 13 प्रश्नों का बारीकी से उदाहरण व स्पष्टीकरण के साथ विश्लेषण करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं यानी कि छात्रों, विद्यार्थियों, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं छात्रों को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक यानी एक शिक्षक को ऑप्शन देखते हैं। ए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी नहीं ऑप्शन आएगा। आगे देखते हैं। ऑप्शन बी, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो यहाँ नकारात्मक रूढ़िबद्धता धारणाओं को जो मजबूत करता है वैसे कथनों का कहीं भी इस्तेमाल एक अध्यापक को शोभा नहीं देता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि हम यानी कि शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं तो एक अध्यापक के लिए सभी छात्र एक समान होते हैं। ऐसे लिए नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। विविध संबंधी मुद्दों का पर बातचीत टालनी चाहिए। यहाँ विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बात टालनी चाहिए ये उचित नहीं है, वो अध्यापक को शोभा नहीं देता। क्योंकि एक शिक्षक यानी कि एक अध्यापक को सभी मुद्दों पर सत्य के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए, न कि बात टालनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसे वो बतानी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन डी उचित रहेगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। प्रश्न नंबर 1 का जवाब ऑप्शन डी रहेगा। एक शिक्षक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेकर स्पष्टीकरण के साथ किसी भी टॉपिक को समझाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 का जवाब रहेगा या उत्तर रहेगा डी। प्रश्न नंबर 2, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो देखते हैं ऑप्शन। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या ऑप्शन ए बिल्कुल उचित जवाब है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर ही समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। जैसे कि कोई बालक या फिर छात्र की अलग-अलग जो समस्या होती हो, जो अध्यापन या फिर यूं कह लीजिए, जब एक शिक्षक बालक को किसी टॉपिक पर समझाता है फिर भी उसे वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ले लिया, सोशल साइंस में जियोग्राफी जैसा सब्जेक्ट ले लिया, तो वो एक विद्यार्थी या फिर एक छात्र की जो समस्या जो अध्ययन के वक्त होती है उसको सुसाध्य करने के लिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर ही वो समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो देखते हैं ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी अध्यापक
कोई विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए किसी सब्जेक्ट के संबंधित या फिर कोई टॉपिक के संबंधित। ये इसके लिए इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर लगातार अभ्यास यानी कि लगातार होमवर्क देकर लगातार कोई किसी विद्यार्थियों को लगातार होमवर्क या फिर लगातार उसको पढ़ाने के दौरान भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी भी गलत है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि समस्याओं के हल हेतु अटल यानी कि स्थिर जड़ प्रक्रिया को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल प्रक्रियाओं यानी कि कोई टॉपिक एक विद्यार्थी या फिर एक छात्र को समझ नहीं आता तो उस टॉपिक को अलग अलग या फिर डिफरेंट उदाहरण, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ उसे समझाना चाहिए, तभी वो अच्छे से वो बालक उस टॉपिक को समझ सकेगा। इसलिए अटल यानी कि जड़ प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 2 का उचित जवाब रहेगा 2A। प्रश्न नंबर 2 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझने छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए यहाँ अधिगम कठिनाइयों यानी कि पढ़ने के दौरान जो छात्रों में जो कठिनाइयों आती है या फिर लर्निंग करने के दौरान जब बालक कुछ ना कुछ सीखता है तब उसे जो अधिगम यानी कि लर्निंग के दौरान जो कठिनाई या मुश्किलें आती है उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक यानी शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें स्पष्ट इस प्रश्न में सुनिश्चित कर दिया है सीटेट ने क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये बिल्कुल सही है क्योंकि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, यहाँ नहीं पूछा है इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग है वो एक नहीं करना चाहिए किसी भी अध्यापक को, क्योंकि जटिल संरचनाओं का प्रयोग देकर किसी छात्र या फिर किसी बालक को उस टॉपिक के लिए नहीं समझाना चाहिए। अगर कोई अध्यापक है वो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करके बालक को उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के बारे में सिखाता है या फिर पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसे वो टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं समझ आएगा, बल्कि वो अलग अलग तरीके से सरल संरचनाओं का प्रयोग कर वो उस टॉपिक को पढ़ाता है तो बालक को आसानी से वो टॉपिक या फिर वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। इसीलिए जटिल संरचनाओं का प्रयोग एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए, इसीलिए यहाँ नहीं पूछा है। तो प्रश्न नंबर 3 यानी कि थर्ड प्रश्न नंबर का जवाब बी उत्तर होगा। सी देखते हैं तो दृश्य श्राव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो अच्छी बात है। यहाँ नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को, इसलिए सी भी नहीं आएगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, तो ये भी नहीं आएगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों यानी वो तो अच्छी बात है, संरचनात्मक है यानी कुछ क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी करके अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, यहाँ नहीं पूछा गया है इसलिए डी भी नहीं आएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का जवाब बी उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। यहाँ सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यानी कि बालक
कहीं ना कहीं एक हाई लेवल पर सर्जन यानी कि उसमें एक क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। वो कहीं ना कहीं लेटर चाइल्डहुड में ऐसा बालक में देखा जाता है, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड का जो समय है वो 6 साल से लेकर 12 साल तक यानी 6 to 12 ईयर्स होता है। तो अपसारी चिंतन प्रश्न नंबर 4 का जवाब रहेगा। वो सर्जनात्मक पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो अध्यापन और अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम यहाँ हमको पूछा गया है, कौन सा प्रभावशाली माध्यम है? अधिगम यानी लर्निंग और अध्यापन यानी पढ़ाना। अध्यापन यानी पढ़ाना, अधिगम यानी लर्निंग करना। तो उसका सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा? यहाँ तो देखते हैं ऑप्शन, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि बिना विश्लेषण के अवलोकन नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल गलत है। पहले विश्लेषण करना पड़ता है किसी टॉपिक का और बाद में अवलोकन पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए बिना विश्लेषण के अवलोकन करना भी नहीं। अनुकरण, नकल और दोहराना, ये भी गलत है। अनुकरण, नकल और दोहराना, बारंबार कॉपी करते रहना, वो भी अध्यापन अधिगम का सबसे अच्छा माध्यम नहीं है। यहाँ सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये रटना। तो यहाँ रटन पद्धति बिल्कुल उचित नहीं है। रटना भी प्रभावशाली माध्यम नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, प्रश्न नंबर 5 का जवाब रहेगा डी। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना सबसे अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम, ऑप्शन डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ही उचित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 5 का जवाब डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। यहाँ अध्यापिका यानी शिक्षक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों यानी कि छात्रों को अधिगम करने के दौरान, लर्निंग करने के दौरान उसमें क्या क्या मुश्किलें आ रही है, छात्रों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, तो उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्यों विश्लेषण करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उससे अगर कोई छात्र को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको सभी छात्रों के साथ ही अच्छे से समझाकर, उस टॉपिक के बारे में बारीकी से उसे समझाकर ही उसे साथ ही बिठाना चाहिए और सब छात्रों के साथ ही उसे उस टॉपिक की बारीकी से समझ देनी चाहिए, न कि अलग करना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं आएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ये भी बिल्कुल गलत है। अधिगम यानी लर्निंग करना केवल खामियों का रिसर्च कर उस पर भी निर्भर नहीं है, बल्कि अधिगम तो एक बहुआयामी है, क्योंकि जब हम अध्यापन कार्य करते हैं, जब बालक अधिगम यानी लर्निंग करता है, तब वो अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दंड की मात्रा और त्रुटियों का कुछ लेना देना ही नहीं है, अधिगम त्रुटियों का। तो यहाँ प्रश्न 5 का जवाब रहेगा ऑप्शन डी, त्रुटियों की समझ का
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि जब एक शिक्षक या फिर अध्यापक या अध्यापिका जब उस बालक या छात्र की त्रुटियों की समझ लेगा या फिर कहाँ उसे दिक्कतें आ रही है वो समझेगा, तभी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के वो अर्थपूर्ण तरीके से हो पाएगी, वो उसका एक निचोड़ आ सकेगा और तभी उस बालक की सभी त्रुटियों का बारीकी से विश्लेषण करके उसका निकाल यानी कि उसका हल किया जा सकता है। इसलिए त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसीलिए एक अध्यापक या अध्यापिका को एक कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का जवाब ऑप्शन डी उचित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यहाँ अधिगम यानी कि बालक कुछ ना कुछ लर्निंग करता है, कुछ ना कुछ सीखता है, उसकी जो अभिप्रेरणा यानी कि बालक को वो प्रेरणा आती है, क्यों यानी कि बालक के एक अंतर्मुखी प्रेरणा आती है ताकि वो अधिगम कर सके, कुछ ना कुछ नया सीख सके। तो किस प्रकार उसे कायम रखा जा सकता है। बालक पढ़ने आए, वो अच्छे से पढ़े और अच्छे से कुछ ना कुछ सीखे, उस प्रेरणा को कायम रखा जा सकता है, उसी के बारे में हमें यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को आसान होमवर्क या फिर आसान क्रियाकलाप या फिर कुछ क्रिएटिव कार्य देकर ये नहीं होता। कभी कभी छात्रों को थोड़ा कठिन कार्य भी यानी कि कठिन अधिगम भी कराना पड़ता है, टॉपिक या फिर सब्जेक्ट के मुताबिक। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर ये रटन विद्या का कोई अर्थ ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बालक को क्रिएटिव या मौलिक विद्या देनी चाहिए और ऐसे ही बालक ज्यादा से ज्यादा अपने तरीके से सीख सकेगा। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दंड का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ऑप्शन 7 का जवाब रहेगा डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो प्रवीणता अभिमुखी यानी उसकी आत्म को यानी उसके अंतर से वो प्रेरणा आए। और प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर कि वो बालक कुछ ना कुछ सीखे, वो ऐसा लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर से वो प्रेरणा आए, ताकि वो अच्छे से अच्छे कुछ लर्निंग कर सके, कुछ सीख सके। इसलिए प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सबसे उचित है। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर डी रहेगा। प्रश्न नंबर 8, शर्मिंदगी। देखते हैं ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है शर्मिंदगी। ऑप्शन बी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत ही है। शर्मिंदगी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शर्मिंदगी का संज्ञानात्मक विकास के साथ संबंध है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ज्ञान पर शर्मिंदगी का नकारात्मक असर पड़ता है। तो
प्रश्न नंबर 8 का जवाब रहेगा ऑप्शन डी कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो देखते हैं ऑप्शन, अधिगम का संरचनात्मक विकास यानी कि जब बालक लर्निंग करता है तो उसका जो संरचनात्मक विचार उस बालक में जो आता है तो वो ज्ञान की संरचना में क्या सुझाव देता है। तो ये प्रश्न हमें पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब बालक कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखता है तो उसे वो लर्निंग की करने की उसे कोई अधिगम समस्या हम देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो सुलझा लेता है, हल कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैथ्स सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न उसे दे दिया, कोई भी दाखिला दे दिया तो उस दाखिला को वो हल करता है, उसे सुलझा लेता है। तो वह कहीं ना कहीं बच्चे की सक्रिय भूमिका उस प्रश्न को हल करने के दौरान उसने वो सक्रिय भूमिका कहीं ना कहीं निभाई होगी, तभी वो उस प्रश्न को, उस मैथ्स के प्रश्न को वो हल कर पाया है। या कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस में जियोग्राफी के मैप की समस्या उसे दे दी गई कि भाई यहाँ भारत की राजधानी को भारत के नक्शे में चिन्हित करो, तो वो उस मैप में दिल्ली को दर्शा देता है, दिल्ली उस मैप में दिल्ली की संज्ञा सूची वो दिखा देता है। तो कहीं ना कहीं उस बालक की वहां सक्रिय भूमिका रही होगी, तभी वो उस समस्या को, उस प्रश्न को सुलझा पाता है। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का ए सबसे उचित आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा लर्निंग करने में उपयुक्त धारणा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है। अधिगम में प्रयास करने ही चाहिए, अभ्यास करना पड़ता है तभी अधिगम उस बालक या उस छात्र को आता है, ये बिल्कुल गलत है। असफलता अनियंत्रित है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर कोई छात्र या फिर कोई विद्यार्थी मेहनत करे तो सफल हो सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन बी गलत रहेगा। ऑप्शन सी, योग्यता सुधार्य है, तो यहाँ ये ऑप्शन बी सबसे उचित रहेगा कि योग्यता सुधार्य है। तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो योग्यता सुधार्य, बालक कहीं ना कहीं अधिगम यानी कि लर्निंग कर करके वो उसका अभ्यास बारंबार करके वो योग्यता अपनी सुधार सकता है। वो उस सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नया नया सीखता रहता है। क्यों सीखता रहता है? क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट के पीछे या उस टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ मेहनत करी होती है, बारंबार अभ्यास किया होता है, इसलिए वो योग्यता सुधार्य है। तो यहाँ योग्यता अटल है वो भी नहीं आएगा, अटल जड़ नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 का जवाब रहेगा सी। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो यहाँ विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक ऑप्शन के बारे में हमें पूछा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ी
प्रिंट मिस्टेक है, इसलिए प्रश्न नंबर 11 को यहाँ हम स्किप करते हैं। फिर इसलिए इस प्रश्न को स्किप करते हैं। अगले वीडियो में मैं इसे अच्छे से टाइप कर लूंगा। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आ रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, और देखते हैं ऑप्शन, कब बच्चों को यानी कि उस विद्यार्थी छात्र को सीखने में कठिनाई महसूस होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ऑप्शन बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन आगे, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ 12 का जवाब रहेगा सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाए। या इसका कहने का मतलब है कि जब कोई शिक्षक या अध्यापक या फिर कोई जब बालक को पढ़ाता है तो उसके सामने अलग अलग उस टॉपिक को अलग अलग तोड़ दिया नहीं जाना चाहिए, अलग अलग उसे टुकड़ों में बांट नहीं देना चाहिए, बस बल्कि बालक को अधिगम यानी कि पढ़ाते समय उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए, तभी बालक अच्छे से सीख पाएगा और उसे पढ़ने के दौरान कोई कठिनाई नहीं आएगी, वो सरलता से सीख सकेगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर 12 का जवाब सी रहेगा। ऑप्शन ए नहीं आएगा क्योंकि अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया गया हो, ये तो बिल्कुल अच्छी बाबत है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। सामाजिक संदर्भ में भी ऑप्शन ए भी अच्छी बाबत है। यहाँ हमें पूछा गया है अधिगम करने में बालक को किस समय कठिनाई होती है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाए तब अधिगम करने में बालक को कठिनाई होती है। जहां यहाँ ऑप्शन ए, बी और डी में तो बालक को सरलता होती है अधिगम करने में, क्योंकि जब बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है ऑप्शन डी के मुताबिक, तब वो बड़ी आसानी से कुछ टॉपिक को सीख पाता है। यहाँ हमें पूछा गया है कब कठिनाई होती है बालक को सीखने में, तो सूचना ऑप्शन सी उचित रहेगा। प्रश्न नंबर 12 का जवाब, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 यानी 13वां प्रश्न, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? यहाँ अधिगम की हाय यानी कि अधिगम यानी लर्निंग करने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, वो हमें पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो यहाँ 13 प्रश्न का जवाब रहेगा ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। यहाँ अधिगम की हाई लेवल की या फिर सर्वोत्तम अवस्था होती है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन भी क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ऑप्शन बी में कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ही है। बिना उत्तेजना के बालक पढ़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं बालक या फिर छात्र को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित तो होना ही पड़ता है। उत्तेजित तो होना ही पड़ता है, तभी वो अधिगम कर सकता है। इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी उच्च उत्तेजना उच्च भय, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जब बालक में उच्च उत्तेजना होती है तब भय नहीं रहता, ये बिल्कुल गलत है। जब निम्न उत्तेजना है तब उच्च भय भी बालक में होता है। इसलिए यहाँ हमें पूछा गया अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था के बारे में, इसलिए प्रश्न नंबर 13 का जवाब रहेगा ए, कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। इसलिए प्रश्न नंबर 13 का जवाब रहेगा ए। प्रश्न नंबर 14,
बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? जो बालक या छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, वो किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। आनुवंशिकता यानी क्या होता है? आनुवंशिकता जो उसके माता पिता के पास पास से उसे वो अनुवंश में मिली हो, यानी कि कोई बालक के माता पिता तेज दिमाग से या फिर मानसिक विकास से तेजस्वी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस तेजस्वी माता पिता का बालक भी अधिगम यानी कि पढ़ाई में अच्छा होगा या फिर तेजस्वी होगा। और किसी माता पिता का बालक, कोई माता पिता है उसमें कम बुद्धि यानी कि कम मानसिक क्षमता होगी, तो कहीं ना कहीं आनुवंशिकता के मुताबिक उस बालक का भी कहीं ना कहीं लर्निंग कैपेबिलिटी कम ही रहेगी। तो ये नेचुरली है, उसमें उस बालक या उस माता पिता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बुद्धि लब्धि यानी कि मानसिक बुद्धि का जो आंक होता है वो विभिन्न होता है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल होता है। इसीलिए ऑप्शन ए, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पूछा गया है। क्योंकि ना आनुवंशिकता तो हो ही नहीं सकता, आनुवंशिकता तो जवाबदार है ही। तो ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ये बिल्कुल उचित जवाब है। प्रश्न नंबर 14 का सबसे उचित जवाब ऑप्शन बी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी वातावरण, बालक के आसपास का वातावरण यानी कि बालक का परिवार, उसके माता पिता, बालक के बड़े भाई बहन, बालक के मोहल्लों के मित्रों, उसके आसपास के मित्रों और स्कूल में उसके समकक्ष कक्षा में पढ़ने वाले उसके साथी या फिर छात्र मित्रों, सहपाठी और उन सभी का पर्यावरण में समावेश होता है। तो कहीं ना कहीं बालक में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की पारस्परिकता उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए जवाबदार है। आगे तो केवल आनुवंशिकता भी नहीं, ऑप्शन सी भी गलत है, और ऑप्शन डी केवल पर्यावरण पर, वो भी गलत है। तो प्रश्न नंबर 14 का जवाब रहेगा बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक् क्या दर्शाता है? तो यहाँ जवाब रहेगा ऑप्शन डी, स्वनियमन। ऑप्शन डी इसका सबसे उचित जवाब रहेगा, स्वनियमन। लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, यानी कि लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का दूसरा नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट यानी कि रशियन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक यानी कि सोशियो कल्चरल थियोरी की बात की हुई है। उसका मैंने अलग से एक वीडियो उस वीडियो में मैंने उस सिद्धांत के बारे में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बारीकी से समझाया है। यहाँ पर वही पूछा गया है कि भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो वो स्वनियमन दर्शाता है।
वो साइना जो होती है वो अपने आप से बात करती है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। तो वो कुछ ना कुछ चिंतन सोच करती है और उस कार्य में कहीं ना कहीं वो नियमन लाती है। तो यहाँ स्वनियमन सबसे उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। देखते हैं ऑप्शन। बी, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो यह ऑप्शन बी यहाँ गलत रहेगा, क्योंकि पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना ये मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों को नामांकित करना ये भी बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। देखते हैं आगे। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। विद्यार्थियों को विभाजित नहीं करना चाहिए, चाहे वो मूल्यांकन के मुद्दे पर हो या फिर अधिगम के बारे में हो। कभी भी विद्यार्थियों की विभाजितता की बात यहाँ आती ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को समूह एक में एक रखना चाहिए, उसे एक साथ पढ़ाना चाहिए या फिर एक साथ मूल्यांकन करना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल उचित है प्रश्न नंबर 16 का, क्योंकि जब भी मूल्यांकन यानी कि बालक की परीक्षा ली जाती है तभी विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की उससे पहचान होती है। कहाँ उस सब्जेक्ट में कहाँ उस विद्यार्थी को दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को कैसे हल किया जा सकता है और उस अधिगम किस तरह से बहुत बारीकी से उस विद्यार्थी तक उस टॉपिक को पहुंचाया जा सकता है, उसी के बारे में है यहाँ अधिगम की बात हो रही है। तो इसीलिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो प्रश्न नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियों पैदा करेंगी। ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन सी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेंगी। तो यहाँ ऑप्शन सी नहीं आएगा, क्योंकि अनुप्रेरित निष्प्रेरित करने की तो यहाँ बात ही नहीं है इस प्रश्न के मुताबिक। तो यहाँ अर्थहीन की भी कई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यों, क्या, क्यों और कैसे के प्रदान करने पर बात की गई है। प्रत्याहार की भी इस प्रश्न के मुताबिक यहाँ बात नहीं निकलती। तो यहाँ प्रश्न नंबर 17 में जवाब रहेगा डी। 17 का उत्तर रहेगा डी कि अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचनाओं का काम करेंगी। अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेंगी। प्रश्न नंबर 17 का डी उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन एकदम इजी प्रश्न है। यहाँ लैंगिक भिन्नता के बारे में यहाँ सीटेट में प्रश्न आया है। तो देखते हैं ऑप्शन। एकदम इजी प्रश्न है, बता चल ही जाएगा।
लैंगिक भेदभाव को कम करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह प्रश्न में जो ये घटना लैंगिक भिन्नता को बढ़ाती है, उसको दर्शाती है। ऑप्शन बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी बिल्कुल गलत है। इस घटना में तो लैंगिक रूढ़िवादिता को या फिर लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता बढ़ाता है। यहाँ समानता के बारे में तो ये इस घटना में के बारे में कोई कथन ही नहीं है। तो यहाँ सबसे उचित जवाब रहेगा कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं का दर्शाता है। तो ऑप्शन सी सबसे उचित जवाब रहेगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन रहेगा सी, ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, क्योंकि उसके फादर उसको कहते हैं कि क्यों लड़की की तरह तुम रो रहे हो। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, ये भी। तो सबसे प्रश्न नंबर 18 का सबसे उचित जवाब रहेगा सी, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में, यहाँ प्रगतिशील वर्गखंड के बारे में पूछा गया है कि अध्यापन अध्ययन करने में सबसे प्रगतिशील कक्षा के क्या लक्षण होने चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो सबसे उचित जवाब रहेगा ए, प्रश्न नंबर 19 का, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। कहीं ना कहीं एक अध्यापक या अध्यापिका या फिर शिक्षक को उसके छात्र को के लिए या फिर उनके विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की संरचनाओं के लिए बहुत सारे मौके या फिर उसको एक प्लेस प्रदान करना चाहिए, या फिर अधिगम वातावरण या फिर अधिगम पर्यावरण बनाना चाहिए। इसलिए प्रश्न नंबर 19 का जवाब ए रहेगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, बिल्कुल गलत, क्योंकि अंकों के आधार पर नामांकित करना नहीं चाहिए विद्यार्थियों को। कहीं ना कहीं वो भेद को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ प्रगतिशील कक्षा के लक्षण पूछे गए हैं। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई क्रिएटिविटी सृजनात्मकता नहीं महसूस या फिर नहीं डेवलप क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होती। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, भी बिल्कुल गलत है। शिक्षक को विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए उचित रहेगा कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 19 का ए उचित जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल थियरी के बारे में 3 स्तर का प्रतिपादन किया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तरों की बात उनके सिद्धांत के दौरान की गई है। उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में, तो आपने उसको समझना पड़ेगा। अगर आपने उस वीडियो को बारीकी से समझ लिया उस लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत को, तब ये प्रश्न आपको आसानी से इसका हल पता चल जाएगा। तो आप वो मेरी YouTube चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन में प्ले स्टोर में जाइए, वहां ये वीडियो पड़ा हुआ है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत का, वो देख लीजिए। तो यहाँ देखते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत, ऑप्शन बी
अमृत सक्रियात्मक, ऑप्शन सी प्रथा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी प्रथागत। ये प्रथागत, तो यहाँ खाली जगह में या फिर डैश की जगह में प्रथागत आएगा, क्योंकि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। ये क्या हुआ? प्रथागत हुआ, रूढ़िबद्धता हुई कि कोई इस कार्य को स्वीकृत करता है इसलिए मैं ये कार्य करूं। तो ये नैतिक विकास में जो प्रथागत या रूढ़िबद्धता है, वो जो परंपरा से जो चली आ रही जो प्रथा है, वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करता है। तो यहाँ किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के ये प्रथागत चरण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। 21, प्रश्न नंबर 21, बच्चों में सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही के बारे में पूछा गया है। यहाँ बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं ऑप्शन। प्रश्न नंबर ए, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। देखो, सामाजिकरण में जो बालक है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने मित्रों से भी कुछ ना कुछ सीखता है, साथ ही साथ वो स्कूल में अपने शिक्षकों के पास से बहुत कुछ सीखता है, और समकक्ष यानी कि उसके सहपाठी, उसकी कक्षा में पढ़ने वाले मित्रों के साथ वो समूह बनाकर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखता रहता है। तो ये सभी सामाजिकरण की एजेंसियां है। तो उसी के बारे में ये प्रश्न हमें पूछा गया है। इजी प्रश्न है, देखते हैं ऑप्शन। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में सही कथन हमें पसंद करना है यहाँ पे ऑप्शन में से। तो समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। नहीं, परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक नहीं है, बल्कि परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, तो ये वहां भी परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि सबसे पहले बालक अपने परिवार के पास से कुछ ना कुछ सीखता है, बाद में वो विद्यालय में जाता है और विद्यालय से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए परिवार में उसका जन्म होता है, वो परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है शेषावस्था में भी, और अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी, यानी कि 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड में भी। तो इसीलिए परिवार वो प्राथमिक कारक है और बाद में वो विद्यालय यानी कि द्वितीय कारक में प्रवेश करता है। तो यहाँ देखते ऑप्शन सी, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो यहाँ ऑप्शन सी सबसे उचित जवाब रहेगा प्रश्न नंबर 21 का, क्योंकि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार प्राथमिक कारक है। ऑप्शन डी भी नहीं आएगा क्योंकि विद्यालय सामाजिक कारण का एक प्राथमिक कारक है। नहीं, विद्यालय तो सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, इसलिए से ऑप्शन डी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सबसे उचित उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, देखते हैं ऑप्शन। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। 22 का सबसे उचित जवाब रहेगा ए, ऑप्शन ए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, क्योंकि बहुबुद्धि जो ये प्रश्न हमें पूछा गया है वो साइमन और बीने ने कई बुद्धि परीक्षण किए हैं और वो दर्शाता है कि बुद्धि जो है वो विभिन्न
रुचि पर निर्भर करती है। जैसे कि बुद्धि के कहीं न कहीं वो रुचि आधारित पर भी है और कहीं न कहीं वो वंशानुगत आधार से भी वो निर्भर रहती है और कहीं न कहीं वो पर्यावरण यानी कि बुद्धि लब्धि है वो पर्यावरण, वातावरण और अपने रुचि के और उन तीनों के पारस्परिक कारकों के मुताबिक कार्य करती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं यानी कि जो बुद्धिआंक होता है वो कहीं न कहीं कोई विद्यार्थी या छात्र बहुत पढ़ने में तेजस्वी होता है, कोई मध्यम होता है तो कोई छात्र निम्न होता है पढ़ने में। तो यहाँ कहीं न कहीं वो बुद्धि की विभिन्नता दर्शाती है। इसीलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है उसमें बुद्धिमत्ता की विभिन्नता की दशाओं में बात की है या फिर उस विभिन्न दशाओं पर जोर दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं दूसरे भी। बुद्धिमत्ता के कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, नहीं। बुद्धिमत्ता की वंशानुगत, पर्यावरण और रुचि के मुताबिक उसमें विभिन्नता होती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, यह ऑप्शन भी गलत। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही नहीं मापी जा सकती, बल्कि उसके कई परीक्षण की कई विभिन्न प्रायोगिक आधारभूत संरचना होती है। ऑप्शन डी, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, यह ऑप्शन भी गलत। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई बालक जो है होता है वो किसी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा पढ़ता है, अच्छा उसने उस सब्जेक्ट को बारीकी से समझ लेता है और उससे वो उसमें क्रिएटिविटी भी दिखाता है, तो साथ ही साथ उसी बालक को किसी अन्य सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, ये भी ऑप्शन डी भी गलत है। तो प्रश्न नंबर 22 का जवाब ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बात की हुई है, उसमें वो विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हमें बताते हैं। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखा है। उस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सभी अवस्थाओं का मैंने बारीकी से विश्लेषण समझाया है। अगर आपने न देखा हो तो वो भी आप प्ले स्टोर में मेरी चैनल में जाकर देख लीजिए। देखते हैं ऑप्शन इस प्रश्न के। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, अमूर्त और सोच का विकास, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण बालक का क्या है वो पूछा गया है। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विचार सोच में केंद्रीकरण, बालक सोच विचार में एकदम केंद्रीकृत यानी कि केंद्रीकृत होता है, केंद्रीकरण होता है, वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का गुण है। आगे देखते हैं ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ हमने सही कथन के बारे में पूछा गया है, यानी कि एक सही ऑप्शन ढूंढना है और 3 गलत या फिर 3 गलत कथन को हम डिलीट करना है। तो सही कथन हम ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ हमने सही पूछा है, विकास बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ऐसी बात नहीं है। विकास तो
विस्तृत है। जब बालक माता के गर्भ में से जन्म लेता है, बालक का जन्म लेता है, वो शेषावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और कब्र यानी कि मृत्यु। तो बालक का जो विकास होता है वो बालक के जन्म से लेकर कब्र तक वो उत्तरोत्तर होता रहता है। विकास का कोई अंत नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बालक का विकास वो किशोरावस्था में आए, बालक युवा हो जाए, तब भी वो कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो औपचारिक तरीके से हो, अनौपचारिक तरीके से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो जन्म से लेकर कब्र तक कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी, विकास बहुआयामी होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल उचित जवाब है, क्योंकि विकास बहुआयामी होता है। जैसे मैंने बात की कि जन्म से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से मृत्यु तक, गर्भ से लेकर कब्र तक बालक का विकास उत्तरोत्तर होता रहता है। तो यहाँ विकास की दर सभी संस्कृतियों से भी सभी के लिए समान होती है, ये बिल्कुल गलत है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती है। विकास, किसी व्यक्ति का विकास अलग तरीके से होता है, किसी व्यक्ति का विकास उस समाज, उस संस्कृति में पले बड़े होने से कुछ और तरीके से होता है। मगर ये बात तो निश्चित है कि विकास बहुआयामी है और वो होता रहता है उस जन्म से मृत्यु तक। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बिल्कुल गलत। एक बात यहाँ हमें माननी पड़ेगी, विद्यालय में अधिगम होता है, बल्कि केवल विद्यालय में ही अधिगम नहीं होता, साथ ही साथ बालक अप्रत्यक्ष यानी कि अनौपचारिक रूप से वो अपने जीवन के अनुभवों में से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो अपने परिवार से, अपने समाज से भी, अपने मित्रों से भी, अपने समूहों में से भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही विकास होता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन रहेगा। इसीलिए प्रश्न नंबर 24 का बी, विकास बहुआयामी होता है, सबसे उचित जवाब है। आगे देखते हैं ऑप्शन 25 देखते हैं। तो ऑप्शन 25 देख लेते हैं हम पहले। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ मैंने पहले ही बात की, लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल थियोरी की जो बात थियोरी का जो सिद्धांत दिया हुआ है, वो अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो 25 का जवाब रहेगा सी, सांस्कृतिक उपकरणों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया हुआ है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, वो कहीं ना कहीं स्कीमाओं यानी कि मनोबोध के बारे में बात करते हैं। स्कीमाओं का अर्थ हम कैसे समझे, तो स्कीमा किसे कहते हैं, जब बालक हर रोज दैनिक वो स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म पहनता है, अपने पैरों में जूते पहनता है, तो वो अपने पैरों में जूते
अपने हाथों से वो अपने हाथों की मदद से पहनेगा। वो अपने पैरों के तरफ वो देखेगा भी नहीं और वो अपने जूते पहन लेगा। क्यों वो पहन लेगा? क्योंकि वो हर रोज रूटीन प्रक्रिया हो रही है, यूनिफॉर्म पहनना, जूते पहनना, वो इसीलिए वो उस तरफ निगाहें बिना निगाहें कर वो अपने जूते पहन लेगा। तो ये उसी को कहते हैं स्कीमा, यानी कि रूटिंग प्रक्रिया को ही स्कीमा कहा जाता है। इसलिए जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। बिल्कुल सही, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। देखते हैं, समावेशी कक्षा में बारे में पूछा गया है, वो आप ध्यान में दीजिएगा। देखते हैं ऑप्शन। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, बिल्कुल गलत। यहाँ ऑप्शन 27 का जो ए ऑप्शन, किसी भी छात्र की सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसके साथ अलगाव तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए, अलगाव तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा। क्योंकि ऑप्शन बी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 27 प्रश्न का। क्योंकि हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए, यानी कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसे अधिकतम अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है, तभी उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी यानी कि अधिगम क्षमता में इजाफा यानी कि बढ़ाव हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ 27 का ऑप्शन बी उत्तर रहेगा। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों नहीं आएगा, अविभेदी तो आएगा ही नहीं, समरूपी निदर्शों। तो प्रश्न नंबर 27 का बी सबसे उचित जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 28, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 28 का जवाब रहेगा ऑप्शन ए। एकदम इजी प्रश्न है। शारीरिक दिव्यांगता शब्द जो है वो 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम के अनुसार वो शब्दावली में सबसे उचित शब्द है। छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, ये ऑप्शन गलत है। बी, सी और डी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ 28 का ए उत्तर रहेगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, वही शब्दावली प्रयोग उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक, प्रश्न नंबर 29 में जन्म से किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था कब आती है, सबसे पहले देखते हैं। किशोरावस्था का जो समय है वो होता है 12 साल से लेकर 18 साल तक, यानी 12 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? यहाँ जन्म में पहले आती है शेषावस्था, वो जन्म से 2 वर्ष। फिर आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी 2 पार्ट है। पहले भाग में आती है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का समय है 2 से 6 साल।
फिर आता है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, उसका समय देखते हैं तो 6 से 12 साल। और बाद में आती है किशोरावस्था यानी कि अभी हमने बात की 12 से 18 साल। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो वो क्रम हमें ढूंढना है। एकदम इजी प्रश्न है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। तो प्रश्न नंबर 29 का उचित जवाब रहेगा सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। बच्चे जब बालक जन्म लेता है तो सांवेदिक गति यानी कि सांवेदिक संज्ञानात्मक तरीके से सीखता है, उसमें सांवेदिक मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। फिर वो मूर्त तरीके से विकास का उसमें क्रम आता है और बाद में अमूर्त। तो इसी प्रकार वो विकास की उसमें गति बनती रहती है, या फिर वो सबसे उचित क्रम है। 29 का जवाब रहेगा सी। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो थियरी का बनाया है, उस थियरी के लेक्चर में मैंने सब कुछ पढ़ाया है। जिसने जिस तालीमार्थी ने वो लेक्चर पढ़ा होगा, ये चैप्टर 1 से लिया हुआ प्रश्न है। चैप्टर 1 में शेषावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, किशोरावस्था सभी का हमने बारीकी से विश्लेषण किया हुआ है कि उस अवस्थाओं के दौरान बालक में किस तरीके से विकास का क्रम होता है, किस तरीके से बालक उत्तरोत्तर विकास संज्ञानात्मक तरीके से भी, शारीरिक तरीके से भी और संवेगात्मक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी वो किस प्रकार डेवलप होता है, उस बारीकी से उस वीडियो में मैंने समझाया है, उस लेक्चर में मैंने समझाया। वो आप प्ले स्टोर में जाइए और चैप्टर 1 CDP का देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो यहाँ प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा गया है। एक मिनट। देखते हो ऑप्शन। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में ऑप्शन ए, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। ऑप्शन बी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो अध्यापक, और ऑप्शन डी, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो यहाँ जवाब रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सबसे उचित जवाब रहेगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्योंकि कहीं ना कहीं बालक में एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। वो कोई बालक को एक बालक को उस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि होती है, उसे और वो सरलता से वो सब्जेक्ट सीख लेता है। तो उसी सब्जेक्ट को कोई और बालक व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण नहीं सीख पाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में वो उसे दिक्कतें आने लगती है। किसी को मैथ्स पसंद आता है तो किसी को मैथ्स नहीं पसंद आता है, किसी को सोशल साइंस पसंद आता है तो किसी को सोशल साइंस में कहीं ना कहीं मुश्किलें आती है। तो ये अलग अलग छात्रों या फिर अलग अलग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ये होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण तो हमने आगे जान लिए कि उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के 3 कारण है, एक आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण या पर्यावरण और तीसरा रुचि। तो ये 3 कारणों के मुताबिक व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। और इस प्रकार देखा जाए तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना बिल्कुल जरूरी है।
तो यहाँ प्रश्न नंबर 13 का जवाब बी रहेगा। अब हम यहाँ अब प्रश्न नंबर 1 से लेकर 13 प्रश्नों यानी कि जनवरी 2021 का ये पेपर है, भाग 1 है। यहाँ हमने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी के सभी प्रश्नों का बारीकी से विश्लेषण किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी YouTube चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम अब पेपर 1 के और 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस पेपर्स और अगले साल गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों का बारीकी से हल करेंगे और ऐसे 1 से लेकर 15 पेपरों का इस चैनल में वीडियो क्रमबद्ध समय के अनुसार आता रहेगा। जो आपको अगली सीटेट एग्जाम है जो शुरू होने वाली है 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, तो वो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको उसमें उस एग्जाम में मदद करेंगे। इसलिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा दीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ आप जुड़े तो आपको वहां इस प्रश्न पत्रों की PDF भी मिले। जो विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उसकी PDF भी आपको वहां से उपलब्ध होगी और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ ही साथ प्रैक्टिस प्रश्न पत्रों की PDF आपको वहां से उपलब्ध होगी। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।